लिखो प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। लिखो प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये। 15। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। यस सर। ओके, आंसर लिखो। जब किसी धातु तल पर दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है। जब, इसका आंसर मैं लिखा रहा हूँ, जब किसी धातु तल पर दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है। जब किसी धातु तल पर दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उत्सर्जित होने लगते हैं। तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उत्सर्जित होने लगते हैं। तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो हमने कहा है, जब धातु तल पर दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उत्सर्जित होने लगते हैं और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे लिखो। इसी में आगे लिखिए। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि पहला, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जबकि धातु तल पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु तल पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु तल पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम मान से अधिक हो। प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की एक निश्चित, लिखो एक निश्चित आवृत्ति, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जबकि धातु तल पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो प्रकाश की आवृत्ति है एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो। एक निश्चित जो आवृत्ति है उससे अधिक हो। और ये जो न्यूनतम आवृत्ति जो बोल रहा हूँ इसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। लिखो इस न्यूनतम आवृत्ति को
इस न्यूनतम आवृत्ति आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यदि हमारा प्रकाश की जो आवृत्ति है ये देहली आवृत्ति से अधिक है, ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है, तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव होगा। मतलब देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश जब आपतित करोगे, किस पर? धातु के तल पर, ठीक है, धातु के तल पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले प्रकाश आपतित करोगे, तभी इस धातु तल से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। समझ में आ गया आपको फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. दूसरा लिखो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। न कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। तो याद रखना, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति की तीव्रता पर। बताओ, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह किस पर निर्भर करता है? बोलो। आवृत्ति पर निर्भर करता है, न कि तीव्रता पर। तीव्रता ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है ना। उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी तब उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो प्रकाश की जो आवृत्ति है उस पर निर्भर करता है कौन? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। न कि उसकी आवृत्ति पर। तो ध्यान दो, मैंने कहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि उसकी आवृत्ति पर। समझ में आ गया? तो बताओ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है? बोलो। तीव्रता पर। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ओके, चलिए लास्ट और अंतिम पॉइंट लिख लो। धातु सतह पर प्रकाश के गिरते ही, जैसे ही धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं।
धातु सतह पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन, धातु सतह पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, धातु सतह पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हमने कुछ बातें बताई, नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए। चलिए, अच्छी बात है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 16। एक इलेक्ट्रॉन का वेग, एक इलेक्ट्रॉन का वेग एक इलेक्ट्रॉन का वेग 3 इंटू 10⁴ मीटर, 3 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड है। 3 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड है। एक इलेक्ट्रॉन का वेग 3 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड है। उसकी जिसकी यथार्थता जिसकी जिसकी यथार्थता जिसकी यथार्थता 0.01% है, जिसकी यथार्थता 0.01% है। उसकी स्थिति ज्ञात करने की, उसकी स्थिति ज्ञात करने की अनिश्चितता ज्ञात कीजिए, अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। उसकी स्थिति ज्ञात करने की अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दिया गया है, m दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और h का वैल्यू दिया गया है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया गया है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सबको? Yes, sir. चलिए, है ना। तो हमें स्थिति की अनिश्चितता ज्ञात करनी है ना, स्थिति की अनिश्चितता हमें ज्ञात करनी है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले हमें जो दिया गया है उससे हम बात करेंगे। दिया गया है, बताओ, सबसे पहला बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या दिया गया है? क्वेश्चन पढ़ लो। इलेक्ट्रॉन का वेग बोलो कितना दिया है? 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड, है ना। तो हमें इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखो क्वेश्चन को दिया हुआ द्रव्यमान m का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हाँ बोलो, 31 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आपको वेग पता चल गया, मास पता चल गया, तो संवेग निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग निकल जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग, इलेक्ट्रॉन का संवेग ये होता है, P से हम डिनोट करते हैं, ये होता है द्रव्यमान गुणित वेग। पता है क्या आपको? संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। ठीक है, तो P की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले संवेग निकाल लेते हैं। बताओ, P इजिकल टू आएगा, द्रव्यमान हमारा है 9.1 इंटू 10⁻31
और v हमारा है 3 इंटू 10⁴ ठीक है। p इजिकल टू क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, बोलो 2.73 इंटू 10⁻, कितना आएगा बोलो 26 आ जाएगा, क्योंकि 2.73 दिया ना, है ना, 27.3 लिखते तो आता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, पी का वैल्यू आ गया, बोलो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो पी की वैल्यू आएगा 2.73 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम पर सेकंड। अतः हम निकालते हैं संवेग में अनिश्चितता। संवेग में अनिश्चितता, हमें स्थिति में अनिश्चितता निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं संवेग में अनिश्चितता। संवेग में अनिश्चितता डेल पी ये हम निकालते हैं। तो यहाँ पे बोलता है, देखो क्या बोलता है, जिसकी यथार्थता कितना है, वेग की यथार्थता बताओ कितनी दिया है, बोलो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन का वेग इतना है जिसकी यथार्थता कितना है बताओ। 0.01% है ना, 0.01%, मतलब इसका हमें 0.01% लेना पड़ेगा। 2.73 इंटू 10⁻⁻26 का लेना पड़ेगा 0.01%। ठीक है, समझ में आ गया, ये 0.01% हमें क्वेश्चन से मिला है। ठीक है, तो हमें संवेग में अनिश्चितता पता चल जाएगा 2.73 इंटू 10⁻⁻26, इसको आप लिखोगे 0.01/100% है ना, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो क्या आएगा बताओ, 2.73 इंटू 10⁻⁻26 इंटू, इसको आप लिख सकते हो 1/1000, 0.01/100 है ना, तो 2 जीरो और लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो बताओ 2.73 इंटू 10⁻⁻30 हो जाएगा। देखो समझ में आया क्या, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आपका संवेग में अनिश्चितता। ये 0.01% का मल्टीप्लाई क्यों किए, कारण बताओ, ये कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रॉन का वेग इतना है जिसकी यथार्थता 0.01% है ना, तो वेग का 0.1 है, 0.01 है, मतलब संवेग का भी। ठीक है, अब हमें निकालना है स्थिति में अनिश्चितता। इसके लिए हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बताइए। अब लिखिए हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से क्या आप जानते हो, कुछ तो जानते हो, बताओ। डेल एक्स इंटू डेल पी, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो जहाँ से डेल एक्स निकल जाएगा, डेल एक्स को बोलते हैं स्थिति में अनिश्चितता, डेल पी को बोलते हैं संवेग में अनिश्चितता, और एच को बोलते हैं प्लांक नियतांक। तो बताओ, आप ही लोग बताइए, डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, ये आएगा h/डेल पी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, डेल एक्स को h/, है ना। अब h की वैल्यू हमारा है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, है ना, ये हमारा h का वैल्यू है। और डेल पी की वैल्यू आया था 2.73 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखो 6.6 66 अपान कर दो 273 और 10⁻⁻ आ जाएगा ये -4। ठीक है, 660/273 करो, चलो डेल एक्स निकल जाएगा। बोलो कितना आता है, कुछ आ रहा है आंसर,
बोलो। 10⁻⁻4 क्यों हुआ? या 34 है यहाँ, -30। Sir, 2.417 into 10 raised to -4. 2.17, हाँ बोलो, 2.17 417, sir. 4 2.417. 2.417 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? देखो, बोलो यार, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। यही यही इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है। यही, इतना मीटर लिखो है ना, इतना मीटर आएगा। यही इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता अनिश्चितता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है। तो एग्जाम में आगे बना लोगे, हाँ या ना? देखो, बना लोगे ना? ओके, लिखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। एक 1.25 किलो वोल्ट विभव से त्वरित एक 1.25 किलो वोल्ट 1.25 किलो वोल्ट विभव विभव से त्वरित इलेक्ट्रॉन 1.25 किलो वोल्ट विभव से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। कि डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। 1.25 किलो वोल्ट विभव से त्वरित डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ये बताओ, यहाँ पे विभव जो है कितना वोल्ट दिया गया है? विभव जो है कितना वोल्ट दिया गया है? 1.25. किलो वोल्ट ना, किलो वोल्ट दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का विभव अंतर है ना, इलेक्ट्रॉन का विभव भी ये दिया गया है 1.25 किलो वोल्ट लिखा है। किलो वोल्ट देखो तो लिखा है क्या? 1.25 किलो वोल्ट लिखा है, देखिए, है ना? ये आएगा 1.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा, है ना? किलो वोल्ट है ना, किलो इसका 10⁻³ का मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आया आपको? Yes, yes, sir. चलिए, अच्छी बात है ना? चलिए, आप लोगों को बताता हूँ डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, लिखो। हम जानते हैं कि क्या लिखा? हम जानते हैं कि भी वोल्ट से त्वरित भी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कौन बताया कितना होता है? भी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ईवी होती है, याद रखना, ईवी होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने? भी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा कितना होती है? ईवी होती है ना? मतलब मैं बोल रहा हूँ के बराबर ईवी आता है ना? के गतिज ऊर्जा है, के क्या होता है? गतिज ऊर्जा ईवी आता है। के का फार्मूला क्या होता है, कौन बताए? 1/2 mv² होता है।
पता है आप लोगों को? गतिज ऊर्जा के कितना होता है बताओ? 1/2 mv²। पता है ना आप लोगों को? पता है कि नहीं है पहले बताओ यार। पता है ना? तो गतिज ऊर्जा ईवी होता है। वी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ईवी होती है। तो के इक्वल टू ईवी, के हमारा गतिज ऊर्जा है, याद रखना। के क्या है? गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा ईवी है, तो के की वैल्यू आप लिखोगे 1/2 mv²। ओके, तो यहाँ से आप बताओ, यहाँ से mv² इक्वल टू आ जाएगा 2ev, है ना? 2ev। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? देखो, नो, है ना? mv²v² इक्वल टू आ जाएगा 2mev। देखो, ये v वाला विभवांतरल भी है, ये आपका विभव वाला भी है, ये वेग वाला है। ये समझ में आएगा? देखो, m का मल्टीप्लाई कर दिए, आगे समझ में, m का मल्टीप्लाई कर दिए। देखो, ये समझ में आया? इसको आप लिखोगे p² इक्वल टू 2mev, है ना? यहाँ पर संवेग जो है उसको हम p कहते हैं। संवेग p बराबर mv होता है। पता है आपको संवेग p बराबर mv होता है? ये लाइन समझ में आया क्या? देखो, उस चलिए, तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा? √2mev आएगा। क्या ये लाइन समझ में आ गया आपको? ओके, तो p की वैल्यू आएगा 2mev आएगा। ओके, है ना? अब मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ, ये भी याद रखना। फार्मूला हमारे पास होता है, याद रखना, H इक्वल टू पी न्यू होता है। ये फार्मूला बताया होगा कैसे पहले भी। H इक्वल टू पी न्यू होता है, और न्यू होता है 1/λ। न्यू फ्रीक्वेंसी है, और न्यू को 1/λ कहते हैं। न्यू जो होता है ना 1/λ होता है। बताओ H इक्वल टू क्या आएगा? इसको न्यू के लिए 1/λ लो, तो p/λ होता है। पता है क्या आप लोगों को? है ना? तो लेमडा इक्वल टू क्या आएगा? p अपन क्या होगा? h होगा। h इक्वल टू H इक्वल टू पी वी, गलत बता दिए। H इक्वल टू पी वी, पी न्यू। लेमडा इक्वल टू क्या बोले आपने? P बाई एच, H बाई पी होता है। डी बराबर तरंग दैर्ध्य H बाई पी होता है। ये फार्मूला सही बताया? देखो, H इक्वल टू होता है पी न्यू। H इक्वल टू, हाँ, P इक्वल टू एच अपान लेमडा, है ना? P इक्वल टू एच अपान लेमडा होता है। P इक्वल टू एच नहीं होता है। देख, फार्मूला थोड़ा गलत है, सॉरी। ये फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी है। फार्मूला ये होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए, फार्मूला ये होता है, सॉरी, है ना? फार्मूला ये होता है, उल्टा बता दें। P इक्वल टू एच न्यू होता है ना? और न्यू जो होता है ये 1/λ होता है। P इक्वल टू एच न्यू होता है, सॉरी। P इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। बताओ यहाँ से P इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, न्यू के लिए 1/λ रख दो, तो h बाई लेमडा। सही है, सॉरी है। तो लेमडा इक्वल टू h बाई पी आता है। इसी को डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य होता है लेमडा बराबर h बाई न्यू। ये फार्मूला याद रखना। P इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू 1/λ होता है ना? तो h इक्वल टू होता है, नहीं, लेमडा इक्वल टू होता है p बाई, नहीं, h बाई पी। इसको हम डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य को हम लेमडा कहते हैं। लेमडा होता है h बाई पी। ओके, तो बताओ p का वैल्यू क्या है? ऊपर देखो, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दो आप। इक्वेशन नंबर 1 से आप देखिए p का वैल्यू क्या है, बताइए। p का वैल्यू √2me v, है ना? √2me कैपिटल v। ओके, ये समझ में आया फार्मूला? ये वाला समझ में आया आपको? p इक्वल टू एच न्यू होता है ना? तो यहाँ से न्यू के लिए 1/λ रखेंगे, तो लेमडा आएगा h बाई पी, याद रखना।
अब हम लैम्डा की वैल्यू पी की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज आपको दिया गया है। एच की वैल्यू क्या होता है? एच प्लांक नियतांक है। एच की वैल्यू बताइए क्या होता है? एच प्लांक नियतांक है, बोलो। 6.6 into 10 to the power minus 34. 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, बिल्कुल सही है। अपान अंडर रूट 2 एम, एम मास है। बताओ मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? एम मास है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है। ठीक है। ई चार्ज है, आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बताओ? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है। और फिर वी का वैल्यू मैं निकाला हूँ, देखो वी क्वेश्चन में दिया होगा वी का वैल्यू, बोलो वी का वैल्यू क्या दिया है? क्वेश्चन देखो, मिला वी का वैल्यू मिला आपको? ये वी का वैल्यू दिया गया है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3। वी का वैल्यू है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? रूट के अंदर वाला देखो आ गया। चलिए, तो लैम्डा इक्वल है ना 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन अंडर रूट। यहाँ पे आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा 9.1 से, मल्टीप्लाई होगा 1.6 से, मल्टीप्लाई होगा 1.25 से। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यहाँ 10 की पावर -31 है, 10 की पावर -19 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, +3 है, सॉरी 10 की पावर 3 है। तो बताओ -31 है, -19 है, +3 है, कितना पावर होगा 10 में? बोलो। कितना पावर होगा जी? -31 और -19 -50 हो गया, और -50 में +3 है तो -47 होगा। ठीक है, इस समझ में आया? -47 पावर। ओके, चलिए सबसे पहले आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अंडर रूट, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 1.25 आता है मल्टीप्लाई करने, बोलो। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 9.1 और मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 और मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 और फिर मल्टीप्लाई कीजिए आप 1.25 को 36.4, 36.4 इंटू 10 टू द पावर -47। कोई डाउट है? देखो यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, हम आगे बढ़ते हैं, है ना? तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपान, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 3.64 इंटू 10 टू द पावर -46 हो जाएगा, है ना? अब इसका रूट निकालिए तो क्या होगा, बोलो। क्या आएगा इसका रूट बताओ? इसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा? इसका रूट क्या है? बोलिए जल्दी बताइए। 3.64 का रूट क्या होगा? 6.03. 6 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट है। 1 point. हाँ 1 पॉइंट है, बोलो। 1.90. 1.90 बोल रहे हैं, देखिए 1.90 आएगा। 1.9 मान लेते हैं, चलो, है ना? और इसको रूट से बाहर करो, 10 टू द पावर आ जाएगा माइनस, रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, अब 6.6 अपन 1.9 कीजिए, 6.6 डिवाइड बाई 1.9 कीजिए,
क्या आंसर आएगा देखो, 3.47 इंटू 10⁻, क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो -11 आया समझ में। या आप ऐसे लिख सकते हो 0.347 इंटू 10⁻⁻10 लिख दीजिए, ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0.347 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर है। ठीक है, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का आंसर आया 0.347 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया क्या आप लोगों को? देखो एग्जाम में आएगा, बना लोगे? चलिए अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँच गए बताओ? क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा क्वेश्चन में अभी? क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। ठीक है, लिखो 328.8 इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा की 28.8 इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा के न्यूट्रॉन से संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। 28.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉन से संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग? क्वेश्चन नोट कर लिए? ओके, है ना। चलिए, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य को ऊर्जा आपको दिया गया, गतिज ऊर्जा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? ऊर्जा आपको दिया गया है। ओके, दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताओ कितना दिया है? के का वैल्यू कितना दिया बताओ? के का वैल्यू बोलो। यस, 28.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 28.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जूल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बना दिया तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया। के की वैल्यू आपको दिया गया है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को फार्मूला एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने आपको फार्मूला बताया था, P इक्वल टू होता है एच न्यू, याद है फार्मूला? और न्यू बराबर होता है 1/λ। बताओ P इक्वल टू क्या होगा, बोलो इस फार्मूला से? H/λ होगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, बोलो? H/P होगा, बिल्कुल सही है। लैम्डा इक्वल टू H/P होगा। यहाँ पे P जो है, H जो है वो प्लांक नियतांक है और P संवेग है ना, तो लैम्डा इक्वल टू H/P। नोट कर लीजिए, लैम्डा इक्वल टू H/P आएगा। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू H/P। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? देखो बोलो, आ गया ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने ये बताया है कि लैम्डा की जो वैल्यू है H/P है ना। एंड ये बताओ के बराबर होता है ½ mv²।
कि हमारा गतिज ऊर्जा है ये होता है हाफ mv स्क्वायर। ये क्या है, गतिज ऊर्जा है ये होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से आप बताइए 2k इज इक्वल टू आएगा mv स्क्वायर, तो 2mk इज इक्वल टू आएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। यहाँ से 2mk इज इक्वल टू आएगा mv का होल स्क्वायर। मुझे आप बताओ mv को हम बोलते हैं p, mv को क्या बोलते हैं p, तो बताओ p का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2mk। याद रखना p बराबर mv होता है ना। तो आप मुझे बताओ p का वैल्यू कितना होता है, बोलो। बिल्कुल सही, √2mk होता है। ये आप जानते थे गतिज ऊर्जा का फार्मूला, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है ना। तो इसी से हमने p निकाल लिया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है जिसमें आपने लेमडा इक्वल टू h अपॉन पी लिखा है, अच्छे से लिख देता हूँ, h अपॉन पी आपने लिखा है ये ना, h अपॉन पी लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपने लेमडा इक्वल लिखा है h अपॉन पी। इसमें अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को मिला दो तो लेमडा का वैल्यू पता चल जाएगा। लेमडा का वैल्यू आपने h अपॉन पी बोला इक्वेशन 1 में, और यहाँ पे आपने बोला है √2mk। बताओ क्या होगा समीकरण 1 और 2 से, बोलो क्या होगा लेमडा का वैल्यू, बताइए। यस, h अपॉन √2mk होगा। इसी को हम डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य कहेंगे, है ना। जो लैम्डा है इसको हम बोलेंगे डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से आपने लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी बताया था, और इक्वेशन नंबर 2 में आपने p का वैल्यू बता दिया है, तो p का वैल्यू हमने रख दिया, तो हमें लैम्डा का वैल्यू मिल गया है। तो डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य मुझे निकालना है, आता है डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर यह h अपॉन √2mk है ना। तो मुझे बताओ h का वैल्यू क्या रखोगे, h का वैल्यू बताइए। h का वैल्यू आप रखोगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 √2m न्यूट्रॉन का मास। बताओ m जो है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन लिखे है ना क्वेश्चन में, तो 1.67 इंटू 10⁻27 ये न्यूट्रॉन का मास हो गया। के का वैल्यू कुछ दिया है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में के का वैल्यू कुछ दिया गया था, देखिए मिला आपको के का वैल्यू। ये देखो के का वैल्यू दिया गया है 28.8 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। के का वैल्यू दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सबको के का वैल्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है आपको के का वैल्यू 28.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एच का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34। एम जो है न्यूट्रॉन का मास आएगा, न्यूट्रॉन दिया है क्वेश्चन, हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है इतने ऊर्जा के न्यूट्रॉन से संबंधित, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो मास होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg होगा, और के का वैल्यू ये दिया गया है। ये समझ में आया कि आपको, देखो ओके 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन √2 इंटू 1.67 इंटू 28.8 इंटू 1.6, इसका मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, और मल्टीप्लाई आएगा यहाँ 10⁻⁻27 है, यहाँ 10⁻⁻19 है, तो टोटल 10 कितना आएगा, देखो -46 है ना, 10⁻⁻46 आएगा, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू बताइए 153.90 चलिए, तो आप बोल रहे हो 153.9, ये आप बोल रहे हो ना 153.9। चलिए आपकी बात मान लेते हैं,
तो 153.9 और इंटू 10 की पावर कितना आएगा -46 आएगा। देखो ये आ रहा है सब बच्चों का। देखिए बाकी और स्टूडेंट देखो क्या आ रहा है बाकी स्टूडेंट का, बताओ। सेम आ रहा है। चलिए और सालों कीजिए इसको, जितना साल हो, चलिए जितना साल होता है कीजिए और आगे बढ़िए। जितना आप सालों कर सकते हो कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, जितना आपसे साल हो सकता है कीजिए और आगे बढ़िए। तो एच का जो वैल्यू है, लेमडा का जो वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻24 अपान रूट के अंदर आ रहा था 153.90 इंटू 10⁻46। चलो 153 का रूट निकाल लीजिए, 153.9 का रूट निकालो। बताइए क्या आएगा 153.9 का रूट 12.4 है ना, इंटू 10⁻, ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। रूट से बाहर जाएगा तो हाफ हो जाएगा इसका पावर 23। तो लेमडा इज इक्वल टू आएगा 660 अपान 66 अपान 124 इंटू 10⁻11। 66 अपान 124 इंटू 10⁻11। बताओ क्या आएगा लेमडा, सोचो। 0.5 आगे बोलो 0.532 10⁻11 मीटर ना। ठीक है, तो इसको एक कम और कीजिए, ऐसे लिख लीजिए 0.0532 और इंटू 10⁻10 कर दो, एक डिसिमल और 10 का मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लाई और कर दो। ये आ जाएगा आपका लेमडा इक्वल टू 0.0532 एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एग्जाम में आएगा, बना लोगे, अच्छी बात है। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच गए देखो, 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए 27 डिग्री सेल्सियस पर स्थित उष्मीय न्यूट्रॉन उष्मीय न्यूट्रॉन से संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 27 डिग्री पर स्थित उष्मीय न्यूट्रॉन से संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताओ डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य क्या फार्मूला होता है, थोड़ा पहले बताया था। डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य क्या होता है फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू, बताओ। ये होता है h/p होता है, पता है ना आप लोगों को। लैम्डा का वैल्यू h/p होता है, हाँ या ना। ठीक है, और p हमारा mv होता है। p जो होता है ये mv होता है, पता है कि नहीं है आपको, p mv होता है। चलिए ये भी पता है, p mv होता है ना। या p की वैल्यू वो भी लिख सकते हो √2mk। ठीक है, √2mk। चलिए ये समझ में आता है, p की वैल्यू mv होता है, हाँ या ना। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। mv की वैल्यू क्या होता है, mv की वैल्यू क्या होता है, ये होता है √2m ई लिख देता हूँ, ई गतिज ऊर्जा है ना। यहाँ से कैसे है बताता हूँ, देखो ई गतिज ऊर्जा है, याद रखना गतिज ऊर्जा को मैंने ई से नोट कर रहा हूँ। ई ये होता है ½ mv²।
पता है आपको गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बोलो है ना। तो यहाँ से आप बताओ 2m इज इक्वल टू आएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर। देखो m का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का ही मल्टीप्लाई कर दो, आएगा ये, है ना। तो यहाँ से बताओ एम वी इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 2m ही आएगा। क्या समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया, बहुत साइड स्क्वायर रूट कर दो, बहुत साइड वर्गमूल कर दो, देखो आया समझ में। तो एम वी इक्वल टू अंडर रूट 2m। अगर समझ में आ गया ठीक है, नोट कीजिए, नहीं आया तो भी बताइए। आ गया, चलिए नोट कर लो जल्दी से, अच्छे से नोट कर लो। अगर लगता है समझ में आ रहा है तो ज़रूर नोट करना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मत कीजिए, ठीक है। आ गया समझ में, हाँ या ना बोलो। आ गया। तो लेमडा इसको हमने लिखा है h/2m e, h/2 में ई क्या है बताओ, ई क्या है बोलो। ई गतिज ऊर्जा है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। ई क्या है बताओ, गतिज ऊर्जा है। ई क्या है जी, बोलो, गतिज ऊर्जा। आगे लिखो, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा ई जो होती है, यह के टी के बराबर होती है। यहाँ पर के जो है ये कांस्टेंट है, के का वैल्यू बताऊंगा आपको, और टी जो है परमताप है। के क्या है कांस्टेंट, टी क्या है परमताप। जहाँ के का जो वैल्यू है ये होता है 1.38 इंटू 10⁻³ -23 जूल प्रति केल्विन, ठीक है। तो के का वैल्यू लिख लीजिए 1.38 इंटू 10⁻³ जूल प्रति केल्विन होता है। किसका वैल्यू, के का वैल्यू, ओके। और टी परमताप है, तथा टी जो है ये परमताप है, परमताप टी। बताओ टी कितना दिया है, क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, पढ़ो तो क्वेश्चन, टी का वैल्यू कुछ दिया होगा, देखो सेल्सियस में दिया है, केल्विन में निकाल लेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो केल्विन में निकालने के लिए बताओ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे कितना प्लस करते हैं इसमें। 27 में आप प्लस कर दीजिए 273 का, तो ये आएगा डिग्री केल्विन हो जाएगा, ठीक है। बताओ केल्विन में कितना आएगा, 273 प्लस कर दो तो केल्विन बन जाएगा। कितना केल्विन आएगा बताओ, बोलो कितना केल्विन होगा जी, 300 डिग्री केल्विन होगा, है ना। तो टी का वैल्यू आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें 273 प्लस करेंगे तो हमें केल्विन में पता चल जाएगा, ये हमें दिया गया है। तो बताओ अतः ई बराबर क्या होगा, के टी मैंने कहा था, ई बराबर के टी हमने कहा था, तो के हमारा है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टी हमारा है 300, ठीक है समझ में आया। तो मल्टीप्लाई करो, ई के बारे में पता चल जाए, इतना जूल होगा, है ना। क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई कीजिए। ये सेल्सियस है, केल्विन है ना, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 का प्लस करते हैं, तो 1.38 इंटू 300 करो, कीजिए 1.38 इंटू 300 कर दीजिए, क्या आएगा बताओ। हाँ 414 इंटू 10⁻⁻23 जूल होगा, है ना। ये आएगा 4.14 इंटू 10⁻⁻21 जूल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया ई का वैल्यू आपको, बोलो ई का वैल्यू समझ में आ गया। चलिए
अब हम इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण 1 से लेमडा को निकालेंगे, जिसको हम डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बताओ लेमडा का क्या फार्मूला होता है। हमने इक्वेशन नंबर 1 देखो, समीकरण 1 देखिए, लेमडा को हमने क्या बताया। चलिए रख देते हैं। अब समीकरण 1 से आगे लिखो। अब समीकरण 1 से लेमडा बराबर है h/√2m/e। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले h हमारा प्लांक नियतांक है। कितना होगा प्लांक नियतांक, बोलो। प्लांक नियतांक कितना होता है जी? 6.6 इंटू ओके 2 m है मास। किसका मास होगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है उसमें न्यूट्रॉन का मास बताओ। न्यूट्रॉन का मास बताइए क्या आएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू, ठीक है, इंटू ई हम निकाल चुके हैं। ई ये देखो, ई की वैल्यू है 4.14 इंटू 10⁻21। ठीक है, 4.14 इंटू 10⁻21। ये समझ में आया क्या आपको? देखो ये ई का वैल्यू है, समझ में आ गया सारे वैल्यूज? देखो नहीं आया, आ गया। चलिए तो हमें लेमडा का वैल्यू पता चल जाएगा। 6.6 इंटू 10⁻34 अपान अंडर रूट 2 इंटू 1.67 इंटू 4.14 और इंटू आएगा 10⁻48। ओके, चलिए अब मुझे आप बताइए मल्टीप्लाई करके क्या आंसर देते हो। मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। 6.6 इंटू 10⁻34 अपान क्या आएगा ये अंदर वाला 82 इंटू 10⁻48। ओके, चलिए तो रूट कीजिए। 13.82 का रूट निकालिए। 13.8 का रूट निकालिए। 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.71 इंटू 10⁻24 हो जाएगा ये, क्योंकि 48 है ना, उसका हाफ 24 हो जाएगा। चलिए अब आप 6.6 में 660 अपान 371 और 10 की पावर है -10। चलिए इसको डिवाइड करो। 66 अपान नहीं 660 अपान 371 डिवाइड कीजिए। बोलो 1.77 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका लेमडा इक्वल टू 1.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एग्जाम में आगे बना लोगे, देखो। ठीक है।